हसदेव अरण्य क्षेत्र इन दिनों एक नए और बड़े संकट के साये में खड़ा दिखाई दे रहा है। एक ओर कोयला खनन को लेकर यहां लंबे समय से विरोध की आग धधक रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब प्रस्तावित हसदेव बांगो पंप स्टोरेज परियोजना ने इलाके में नई हलचल शुरू कर दी है। जिस क्षेत्र ने पहले ही खनन परियोजनाओं का भारी दबाव झेला है, वहां अब पंप स्टोरेज परियोजना के नाम पर जंगल, जल स्रोत और गांवों पर एक नया संकट मंडराने लगा है। लोगों को आशंका है कि यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पर्यावरणीय और सामाजिक स्तर पर भी पड़ेगा। हसदेव अरण्य में जहां पहले से ही कोयला खदानों की मशीनों का शोर है, वहां अब बिजली परियोजना के करंट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। हसदेव अरण्य यानी वह जंगल जिसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह घना वन क्षेत्र जैव विविधता का अनमोल खजाना है। झारखंड के गुमला से छत्तीसगढ़ के कोरबा तक हाथियों के आवागमन का यह एक महत्वपूर्ण गलियारा है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पेंच अभ्यारण्य, कान्हा टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व और झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व तक फैले वन्य जीव कॉरिडोर का यह बीच का अहम हिस्सा है। यह वही जंगल है जिसे केंद्र सरकार ने खुद 2010 में पारिस्थितिकी के रूप में इतना संवेदनशील पाया था कि पूरे हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करते हुए इसे नो गो एरिया घोषित किया था। लेकिन यही जंगल आज एक के बाद एक परियोजनाओं की चपेट में आता जा रहा है। पहले कोयला खदानें और अब हसदेव बांगो पंप स्टोरेज परियोजना। सवाल यह है कि यह विकास आखिर किसके लिए है और इसकी कीमत कौन चुकाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ने कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के किंदई वन परिक्षेत्र में 800 मेगावाट की हसदेव बांगो पंप स्टोरेज परियोजना प्रस्तावित की है। यह परियोजना ग्राम पंचायत साखो के समीप रनई पहाड़ और दलिया कटा बस्ती के पास बनाई जानी है। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी डीपीआर तैयार करने हेतु भूवैज्ञानिक और भू तकनीकी जांच शुरू की जा चुकी है और परियोजना स्थल पर 22 अस्थायी ड्रिलिंग यानी बोरहोल किए जाने हैं। पौड़ी उपरोड़ा एसडीएम ने जब इसे लेकर ग्रामीणों की बैठक ली तो वहां विरोध की तेज आवाज उठी। इसके कारण फिलहाल सर्वे का काम शुरू नहीं हो पाया है। यह विरोध की आवाज यूं ही नहीं उठी है, इसके पीछे वे तमाम जख्म हैं जो इस इलाके के लोग वर्षों से झेल रहे हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि परियोजना किस जगह पर आ रही है। प्रस्तावित क्षेत्र हसदेव अरण्य के लेमरू हाथी रिजर्व के दायरे में आता है। लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिले तक फैला है, जिसमें कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़ जैसे वन मंडल शामिल हैं और इसका कुल क्षेत्रफल करीब 1995 वर्ग किलोमीटर है। लेमरू हाथी रिजर्व की परिधि में लगभग 200 गांव हैं। इस रिजर्व के बनने का असर यह हुआ था कि अकेले कोरबा वन मंडल में बीते वर्ष की तुलना में जनहानि और मकान क्षति की संख्या आधी हो गई थी। यानी यह रिजर्व काम कर रहा है। हाथी और इंसान के बीच का संघर्ष कम हो रहा है। लेकिन अब उसी इलाके में यह नई परियोजना लाई जा रही है जो इस पूरे प्रयास को पलट सकती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII ने चेतावनी दी है कि जिस क्षेत्र को नो गो एरिया के लिए अनुशंसा की गई है, उस क्षेत्र में किसी भी तरह का उत्खनन होने पर हाथी वहां से निकलकर राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल जाएंगे, जिन पर काबू पाना संभव नहीं होगा। इस क्षेत्र में वन्यजीवों की बहुलता को देखते हुए WII ने हसदेव अरण्य के उत्तरी क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित करने की अनुशंसा भी की है। इसके बावजूद यहां निर्माण कार्य की तैयारी की जा रही है। जंगल और हाथियों पर सीधे खतरे की बात करें तो पंप स्टोरेज परियोजना के निर्माण के लिए 2 बड़े जलाशय बनाने होंगे, सुरंगें खोदनी होंगी, भारी मशीनरी लानी होगी और सड़कें बनानी होंगी। इस पूरी प्रक्रिया में हजारों पेड़ काटे जाएंगे, जमीन खोदी जाएगी और जंगल का बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। हसदेव के जंगल में पेड़ कटने से स्थानीय आदिवासियों की आजीविका प्रभावित होगी, जबकि हाथियों सहित वन्य जीव विस्थापित होंगे और जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। इस परियोजना से हाथियों के विचरण का रास्ता टूटेगा, उनका प्राकृतिक रहवास उजड़ेगा और मानव हाथी संघर्ष एक बार फिर बढ़ेगा, जिसमें जानें भी जा सकती हैं और फसलें भी। अब जरा उस पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसमें यह परियोजना आ रही है। हसदेव अरण्य में खनन की कहानी वर्ष 2010 से शुरू होती है। उस साल केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र में कोयला खनन को स्वीकृति दी थी, जबकि तत्कालीन भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ से इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। हसदेव क्षेत्र में 22 कोयला ब्लॉकों में से 7 का आवंटन पहले ही किया जा चुका है।
इनमें से 3 खदानों में खनन जारी है, जबकि अन्य 4 में काम शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान सरकार को आवंटित और अडानी समूह के एमडीओ वाली नई केते एक्सटेंशन खदान के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपनी ओर से वन स्वीकृति की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज चुकी है। इस कोल ब्लॉक के लिए हसदेव अरण्य के लगभग 7 लाख पेड़ों की कटाई की तैयारी है। इससे पहले भी हसदेव क्षेत्र में करीब 6 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। हसदेव अरण्य में स्थित 3 कोयला खदानें राजस्थान सरकार को आवंटित हैं, जिनके प्रबंधन और खनन का काम राजस्थान सरकार ने अडानी समूह को सौंप रखा है। हसदेव अरण्य वन क्षेत्र को तबाह करने की क्षमता वाली कोयला खनन परियोजनाओं की मंजूरी के खिलाफ स्थानीय आदिवासी समुदाय और ग्राम सभाएं 2014 से ही लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आसपास के गांवों में आदिवासी समुदायों की आजीविका इसी जंगल पर आधारित है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उनके प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए स्थानीय आदिवासियों को ही कोऑर्डिनेटर बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। आदिवासियों का कहना है कि अगर एक भी नई खदान को मंजूरी दी गई तो एक एक कर हसदेव अरण्य में सभी 2 दर्जन कोयला खदानों में अंधाधुंध खनन शुरू हो जाएगा और हसदेव के जंगल पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। इस पूरे मामले में एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि हसदेव अरण्य की तबाही में भाजपा और कांग्रेस दोनों शामिल रहे हैं। सत्ता बदलती रही लेकिन जंगल कटता रहा। यह इस बात का सबूत है कि खनन और बड़ी परियोजनाओं के पीछे राजनीतिक हित नहीं बल्कि कॉरपोरेट हित काम करते हैं और सरकारें चाहे जिस दल की हों वे उसकी पैरवी करती रहती हैं। अब हसदेव में जो नई पंप स्टोरेज परियोजना लाई जा रही है वह हरित ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण का चोला पहनकर आ रही है। यह परियोजना तकनीकी रूप से सौर और पवन ऊर्जा की अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करने का काम करती है, यानी इसे पर्यावरण हितैषी बताया जाता है। लेकिन जब इसे बनाने के लिए उसी जंगल को काटना पड़े जो खुद एक विशाल कार्बन सिंक है तो इसकी हरियाली का दावा खोखला हो जाता है। एक तरफ सरकार जलवायु परिवर्तन से लड़ने की बात करती है, दूसरी तरफ उसी का सबसे बड़ा हथियार घना जंगल काट डालती है। छत्तीसगढ़ में यह परियोजना सिर्फ हसदेव तक सीमित नहीं है। जेनरेशन कंपनी द्वारा 7 स्थलों पर लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज परियोजनाओं का चिन्हांकन किया गया है। चयनित स्थलों में कोरबा, जसपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी और बलरामपुर जिले शामिल हैं। बलरामपुर जिले में 1800 मेगावाट की कोटपाली पंप स्टोरेज परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और CSPGCL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। यानी पूरे छत्तीसगढ़ के जंगल, पहाड़ और नदियां इस ऊर्जा महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएगी, लेकिन जब जंगल के बीचों बीच हाथी रिजर्व के दायरे में आदिवासी ग्राम सभाओं की सहमति के बिना इस तरह की परियोजनाएं थोपी जाती हैं तो यह संतुलन का नहीं बल्कि एक तरफा फैसले का संकेत है। इस पूरी तस्वीर को देखें तो साफ होता है कि यहाँ असली सवाल बिजली बनाने का नहीं है। असली सवाल यह है कि किसकी जमीन, किसके जंगल, किसके हाथी और किसकी जिंदगी की कीमत पर यह बिजली बनाई जाएगी। जो आदिवासी इस जंगल को अपनी मां मानते हैं, जो हाथी इसे अपना घर मानते हैं और जो जीव जंतु इसे अपनी दुनिया मानते हैं, उनका इस विकास में कोई शेयर नहीं है। हसदेव पहले से ही घायल है। कोयला खदानों ने उसके एक हिस्से को खोद डाला है, पेड़ काट दिए हैं और ग्रामीणों को उजाड़ दिया गया है। अब पंप स्टोरेज परियोजना उस घाव पर एक और वार करने आई है। अगर अभी नहीं रुके, अगर अभी आवाज नहीं उठाई तो वह दिन दूर नहीं जब यह जंगल सिर्फ नक्शों में बचेगा और हम सब उसकी कीमत हवा, पानी और जीवन के रूप में चुकाते रहेंगे। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।